तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने ओके सो देखो समटाइम्स ये जो है ना, मैं अभी आपको रैफे जो चीज है उसको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा यहाँ पे एक इससे बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके यहाँ पे एक और पेज लेते हैं। थोड़ा बेटा डायग्राम्स को प्रॉपरली देखो, फॉलो करो। देखो मैं यहाँ पे सीधा बना देता हूँ। ये है बच्चों न्यूसेलस, इसको हमने कहा न्यूसेलस। इसके ऊपर ये है बच्चों इनर इंटेगुमेंट, ये है इनर इंटेगुमेंट। उसके ऊपर आउटग्रोथ है बेटा, ये है आउटर इंटेगुमेंट, ये है आउटर इंटेगुमेंट। ओके देन दैट्स इट। यहाँ पे हाइलम है और ये रहा बेटा हमारा फ्यूनिकुलस। ठीक है, तो ये जो लाइन पार्ट है बेटा, इसको तो मैंने क्या कहा, दिस इज व्हाट द हाइलम। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोगों ने कहा हाइलम। ओके नाउ दिस इज वेरी सिंपल। ओके ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, दिस इज द फ्यूनिकल। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, दिस इज द बॉडी, मेन बॉडी। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें नोट करने वाला मुद्दा ये है कि अंदर जो टिश्यू है बेटा, डिप्लॉयड टिश्यू, ये है न्यूसेलस, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चों इनर इंटेगुमेंट, दिस इज इनर इंटेगुमेंट। ओके देखो बच्चों ये है इनर इंटेगुमेंट। बाहर और है, इसको हम लोग कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ओके नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। ये जो जगह है, ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये वाला जो एंड है माइक्रोपाइल के अपोजिट में, इसको हम लोग कहते हैं चलाजा। इसको कहते हैं चलाजा। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। ओके अगर हम इसके अंदर न्यूसेलस के अंदर झांक के देखें तो यहाँ पे है ना आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। ये है, ठीक है, ये एक बड़ा सा सेल जैसा चीज मिल रहा है, इसको बोलते बेटा दिस इज कॉल्ड एज दी, इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको हम लोग कहेंगे एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे एक एपैरेटस होगा, इस साइड में एक एपैरेटस होगा, इस साइड बेटा एंटीपोडल्स होंगे और बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। इस तरह से एंटायरली एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है मतलब ये नॉर्मल ओव्यूल है जो कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। यस और नो? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस डायग्राम में रैफे है ही नहीं। देयर इज नो रैफे इन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, नो, देयर इज नो रैफे। अब मैं दिखाऊंगा कि रैफे एक्चुअली कहाँ पे है। आप सब लोग नोटिस करना कि मैं रैफे की पोजीशन दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल बेटा यहाँ पे रैफे है ही नहीं। देखो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में कहीं पे भी रैफे नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये वाला जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये अगर ऐसे टिल्ट होगा, ठीक है, इस तरह से टिल्ट होगा, ठीक है, इधर का जो माइक्रोपाइल है बेटा और है ना जो इधर नीचे आ जाएगा, तो हमें स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, ऐसे। ये देखो ये है फ्यूनिकुलस, ये इस तरह से झुक गया। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, ये है बेटा न्यूसेलस, अंदर बेटा न्यूसेलस है, ये है न्यूसेलस। डन, ये है न्यूसेलस। ये है बच्चों आउट इनर इंटेगुमेंट, दिस इज इनर इंटेगुमेंट। ओके न्यूसेलस। उसके ऊपर है बेटा ये है आउटर इंटेगुमेंट। हो गया। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये ऐसे ओके मैं थोड़ा सा बेटा इसको यूज कर लेता हूँ। यस, नहीं ये जो चीज है इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा सही बना देते हैं। ठीक है, ओके नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो फ्यूनिकुलस है, दिस फ्यूनिकुलस, ठीक है, ये फ्यूनिकुलस है, ये वाला फ्यूनिकुलस है। ठीक है, अब आपको दिखाया जा रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है
एक्चुअली ये बेटा चलाजा है, चलाजा है। देखो आपको समझना है, यहाँ पे दोनों डायग्राम को एक साथ देखो। चलाजा नीचे साइड में है, बराबर है। यहाँ चलाजा ऊपर चला गया है क्योंकि क्योंकि ठीक है, ये 180 डिग्री में टर्न हुआ है। जो आर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो 180 डिग्री में टर्न हो गया, ठीक है, वो टर्न हो गया। और जो माइक्रोपाइल है बेटा वो नीचे साइड में आ गया, ठीक है। तो चलाजा ऊपर हो गया, माइक्रोपाइल नीचे हो गया, मतलब ये देखो ये स्टैक है बेटा, ये है फ्यूनिकल, ठीक है। नाउ आपको समझ में आ रही पॉइंट। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा कलर यूज कर लेता हूँ बेटा। ये वाला जो रेड कलर में मैंने पोर्शन बनाया ये क्या है बताओ, ये क्या है जो रेड कलर वाला पोर्शन बनाया है? आपको क्लियरली दिखता है कि बॉडी का वन साइड फ्यूनिकल के एक साइड से अटैच्ड है, ठीक है ना, बॉडी का पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और फ्यूनिकल का ये वाला पोर्शन से अटैच हो गया, क्योंकि ऐसे टर्न होकर के इधर आके चिपका फ्यूनिकल, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं फॉर द फ्यूनिकल, ठीक है। सी ये वाला पोर्शन बेटा फ्यूनिकल है। अगर ये टर्न भी हुआ तो ये वाला फ्यूनिकल एंड हो रहा है, तो दिस इज अ फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल जो कि चलाजा इधर है, चलाजा के बिल्कुल नीचे बेटा स्टैक है, और इनके बीच में जो लाइनिंग है वो फ्यूनिकल है। सॉरी दिस इज हाइलम, ये हाइलम है, ठीक है। बट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी टू द फ्यूनिकल, ठीक है, इसको बेटा हम लोग कहते हैं रैफे। तो रैफे सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल में होता है, यस, मतलब बाकी जो भी ओव्यूल्स है उनमें होगा, बट ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में रैफे कभी नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि साइड बाय साइड फ्यूनिकल और बॉडी कभी अटैच ही नहीं होती। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज ओनली हाइलम। आर यू श्योर? हाइलम और रैफे अलग अलग है, दोनों को भी है ना, मिक्स मत करना। कितने लोगों को क्लियर हुआ रे भाई? देख लो आराम से, नहीं हुआ है तो फिर से पूछ लो। यस एवरीवन, रैफे का पोजीशन क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यस, ठीक है। देखो इसके अंदर जो भी है, देखिए यहाँ पे देखो इसके अंदर ये जो चीज है ऑब्वियसली बेटा एम्ब्रियो सैक है। इस साइड बेटा एग एपैरेटस होगा, इसके अपोजिट में यहाँ पे एंटीपोडल्स होंगे, और बीच में देखो मैंने तो आपको क्लास में बताया कि हमेशा एग एपैरेटस जो है माइक्रोपाइल साइड में होता है, टूवर्ड द माइक्रोपाइल, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो इसी चीज को बेटा हम लोग अभी देखते हैं ऑन दैट स्लाइड, यहाँ देख लेते हैं, चलो। तो प्यारे बच्चों मैंने ये कहा कि रैफे क्या है, समटाइम्स, अंडरस्टैंड, ये पहला वर्ड देखो, समटाइम्स, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, ऑर्थोट्रोपस में तो नहीं होगा। समटाइम्स ए लॉन्गिट्यूडनल रीज फॉर्म बाय द लेंथवाइज फ्यूजन। अभी लेंथवाइज फ्यूजन किसका होगा, अब आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, लेंथवाइज फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकुलस विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। अरे समझ में आता है स्टेटमेंट? अभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आता। जब तक हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल नहीं देखते ना तब तक रैफे समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली वो उसका पोजीशन है कहाँ। तो मैं सीधा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे सब लोगों से, बेटा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में रैफे पॉसिबल है क्या? रैफे होने का कोई चांस है क्या? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? साइड वाइज कभी फ्यूनिकल बॉडी को अटैच हो सकता है? नहीं, बेस पे अटैच होता है, बेस पे, बेस ऑफ द बॉडी एंड द फ्यूनिकल जब अटैच होता है बेस ऑफ द बॉडी को, तो उसे मैं हाइलम कहता हूँ। हाइलम है, हाइलम सब में है, बॉडी को स्टैक जहां पे अटैच होता है वो हाइलम है, बट रैफे सब में नहीं होता। इसीलिए यहाँ लिखा है समटाइम्स a longitudinal ridge formed by the lengthwise fusion of the funiculus with the body of the ovule. Now you will understand this. It is called raphe. बिल्कुल क्लियर हो बेटा, अभी रैफे समझ गए आपको तो बढ़िया है मेरे लिए, तो ठीक है। सो नाउ मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ये स्टेटमेंट को बेटा एनसीईआरटी ने उठाया एज ए क्वेश्चन। मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस,
देखो इंटेगुमेंट को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, मेन बॉडी कौन है, न्यूसेलस है, जिसको हमने मैंने वर्ड क्या यूज किया, कितनी बार वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, कितने लोगों ने पकड़ा है वो वर्ड, मैंने बोला उसको न्यूसेलस प्रॉपर, ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। nucellus proper. So main body of the ovule is called as a nucellus, which consists of mass of parenchymatous tissue. उसमें parenchymatous tissue भरा पड़ा है nucellus में। अब बेटा यहाँ थोड़ा सा मैं सादा दो डिफरेंस मैं आपको ना रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द न्यूसेलस, ओव्यूल्स आर ऑफ टू टाइप। दो प्रकार के न्यूसेलस का डेवलपमेंट हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं टेन्यू न्यूसेलेट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बेटा क्रेसी न्यूसेलेट। ठीक है, क्या मतलब है इसका हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। द न्यूसेलस इज पुअरली डेवलप्ड, न्यूसेलस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता। ठीक है, क्रेसी न्यूसेलेट में द न्यूसेलस इज वेल डेवलप्ड, न्यूसेलस बहुत ज्यादा बढ़िया से डेवलप होता है। तो अब भी थोड़ी देर बाद में हम लोग डेवलपमेंटल पोर्शन देखेंगे, तो मैं फिर से यही पॉइंट बेटा, ये वाला जो पॉइंट है उसको कवर करूंगा। एग्जाम्पल देखो, गैमोपेटैली है, जिनके पेटल्स फ्यूज होते हैं जिन फ्लावर्स पे, ठीक है, उनमें बेटा टेन्यू न्यूसेलेट कंडीशन होती है, मतलब बहुत ही पुअरली डेवलप्ड न्यूसेलस होता है। और पॉलीपेटैली और मोनोकॉट प्लांट में बेटा एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया से डेवलप, जिसको क्रेसी न्यूसेलेट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, सो विल सी दिस वन। ओके, नो, द न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय one or two rings like coverings called as the integument, उसको बेटा हम लोग integument बोलते हैं, except at the apex where a small passage is formed known as a micropyle. The integument है ना, integument originate from the chalaza, बराबर है बेटा, chalaza के साइड से बेटा integument का origin होता है। ठीक है, so on the basis of number of integuments भी ओव्यूल के टाइप हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बताओ? एक होता है बाइटेगमिक, बाइटेगमिक का मतलब आपको पता है अभी, ओव्यूल्स विद द टू इंटेगुमेंट्स। एग्जांपल मेंबर्स ऑफ द पॉलीपेटैली एंड मोनोकॉट्स। तो जो भी मोनोकॉट है सब में बाइटेगमिक कंडीशन है, और डाइकॉट में बेटा पॉलीपेटैली में है ना वो कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद यूनिटेगमिक, यूनिटेगमिक ओव्यूल्स आर विथ वन इंटेगुमेंट। अब ये बहुत बार मैंने आपको बताया बच्चों। एग्जाम्पल क्या है, मेंबर्स ऑफ द गैमोपेटैली, है ना, गैमोपेटैली एंड जिम्नोस्पर्म्स। मैंने बताया ना, जिम्नोस्पर्म्स में यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है, एक ही इंटेगुमेंट होता है, दो दो नहीं होते। ये भी मैंने लास्ट क्लास में डायग्राम ड्रॉ करके आपको ये चीज समझाई थी। अब ये तीसरा है अटेगमिक। अब ये चीज आती है, इंपॉर्टेंट है। देखो, ओव्यूल्स आर विदाउट इंटेगुमेंट, मतलब देखो ऐसा भी ओव्यूल होता है जिसमें इंटेगुमेंट होता ही नहीं, जस्ट उसमें न्यूसेलस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंटेलम या लोरेंथस पैरासाइट प्लांट है, या ओलेक्स है, या लिरिजोमा। अब ये इतने एग्जांपल बच्चों आप लोग बिल्कुल याद नहीं रख सकते, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। देखो सेंटेलम आप लोग शायद चंदन का वृक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, सैंडलवुड, ठीक है, सेंटेलम, मे बी दिस मच यू कैन रिमेम्बर, यस। ठीक है, सो देखो ओव्यूल्स आर विदाउट इंटेगुमेंट, मतलब इंटेगुमेंट होता ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है हमारे लिए। एक और मुद्दा है यहाँ पे बेटो, क्या है वो? एक और मुद्दा है, क्या बोलता है, द थर्ड इंटेगुमेंट इन द फॉर्म ऑफ एरिल, जो मैंने लास्ट क्लास में ड्रॉ करके दिखाया था, डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ ओव्यूल, ठीक है, और फ्यूनिकल इन मेनी प्लांट्स। एग्जांपल एस्पोडिलस, ट्रायंथेम, लीची का एग्जांपल बेटा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो लीची में होता है, इन लीची एंड इंगा डुल्सी एरिल इज अ फ्रेशी एंड एडिबल। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा नीट में वो लीची है ना, लीची के लिए आएगा। तो बस एक एग्जांपल आप अगर याद रख लेते हो तो बहुत है बच्चों, ये बाकी भूल जाओ। ठीक है, एस्पोडिलस एंड ऑल। नाउ सो लीची में जो थर्ड इंटेगुमेंट होता है वो एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड इंटेगुमेंट है, मैंने जो ना लास्ट क्लास में। अभी दूसरा है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ की पोजीशनिंग कैसी है, कैसा कर्वेचर है बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूनिकल। अब ये मैंने बेटा ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ई और एफ, है ना, 6 ऐसे हैं। चलो ए को हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कह रहे हैं, ठीक है, बी जो है एनाट्रोपस है,
सी आप देख रहे हो बेटा इज हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस आपको पता चल रहा है, फ्यूनिकुलस ऐसा है और ये बस 90 डिग्री में टर्न हो गया है। तीनों चीजें स्ट्रेट है, दिख रहा है आपको, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, चलाजा इस साइड में है, माइक्रोपाइल इस साइड में है। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट है, इंटेग्यूमेंट स्ट्रेट है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक भी स्ट्रेट है, बट 90 डिग्री में टर्न हो चुका है। फ्यूनिकल जो है बेटा, फ्यूनिकल के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दैट्स इट, डन। बच्चों यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है आपको डी में, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या है बेटा, कि इसमें इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस ये कर्व हो चुके हैं। ठीक है, बट एम्ब्रियो सैक जो अंदर जो दिया गया है बेटा, एम्ब्रियो सैक अभी भी स्ट्रेट है। यस, देखो ई में, ई कंडीशन देखो, ई में क्या हो रहा है बेटा, ये भी है ना नियर अबाउट 90 डिग्री टर्न मार चुका है। और ठीक है, देखो सब कुछ कर्वेचर दिखा रहा है, एवरीथिंग इज कर्व, एवरीथिंग, मतलब इंटेगुमेंट, न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक सब कर्वेचर शो कर रहा है। सो देखो वर्ड्स यहाँ पे आते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, ये तो आसान है। देखो कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सिरसिनो। सिरसिनो मतलब पूरा 360 डिग्री टर्न कर दिया बेटा इसने, 360 डिग्री है ना, पूरा ऐसे करके फिर वापस हो गया। ठीक है, सो दिस वे नाउ वन बाय वन एक एक देख लेते हैं। ऑर्थोट्रोपस, द माइक्रोपाइल, chalaza and funicle are in straight line. This is most primitive type of the ovule, है ना। ये देखो, ये साइकस में देखने को मिल रहा है, मतलब बच्चों जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा ओव्यूल आपको देखने को मिलता है ना। सारे जितने जिम्नोस्पर्म है उनमें सब में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे एंजियोस्पर्म में भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बीटल है, पाइपर है या पॉलीगोनम है, दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये वाला जिसको स्टार किया है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री एंगल, दस इट इज इन्वर्टेड ओव्यूल। इसको इन्वर्टेड ओव्यूल हम लोग कहते हैं। माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू द हाइलम और एट द साइड ऑफ द हाइलम। ठीक है, अभी यहाँ देखो 82% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स फैमिली जो है सब में बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो यही एनसीईआरटी हमारा लिखता है, क्या बोलता है एनसीईआरटी हमारा, एनसीईआरटी बोलता है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव द एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल सबका है। उसके बाद तीसरा है बेटा, यहाँ पे दिया है कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें क्या हो रहा है, ओव्यूल इज अ कर्व्ड मोर और लेस एट अ राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, अब तो राइट एंगल में कर्व हो गया। माइक्रोपाइल एंड इज बेंड डाउन स्लाइटली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट याद रखें कैम्पाइलोट्रोपस में, अगर आप लिखना चाहो तो बढ़िया है। देखो ये जो डी है ये कैम्पाइलोट्रोपस है, इसमें क्या हो रहा है कि इंटीग्यूमेंट मतलब बॉडी इज कर्व, बॉडी इज कर्व बट एम्ब्रियो सैक इज स्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, किसके लिए लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट हम लोग, फॉर द कैम्पाइलोट्रोपस, है ना। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द हेमीट्रोपस, ये हेमीट्रोपस ये वाला हेमीट्रोपस है। मैं क्या करता हूँ ये मिटा देता हूँ सब, तो थोड़ा सा क्लीन रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो आप खुद ही बताओ। ठीक है, जस्ट टेल मी, बताओ बेटा, ये है ना तीन चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, बस आप मुझे सिमिलैरिटी बताओ तीनों में, हेमीट्रोपस में, कैम्पाइलोट्रोपस में और एम्फीट्रोपस में सिमिलैरिटी क्या है, कौन बताएगा। व्हाट इज द सिमिलैरिटी, हेमीट्रोपस, ठीक है, यहाँ पे बेटा ये हेमीट्रोपस है, उसके बाद ये कैम्पाइलोट्रोपस है और ये बेटा एम्फीट्रोपस है। इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, नो रैपे नहीं, रैपे तो इसमें भी है ना बच्चों, उसमें नहीं। इसमें बेटा 90 डिग्री का जो टर्न है ना, ये सिमिलैरिटी है तीनों में। All these three have the 90 degree turn, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूनिकल। समझ रहे हो, ये पोजिशनिंग है पक्का।
अभी अगर हम लोग मतलब मैं बात करूं आपसे ये कि अब मैं डिफरेंस पूछता हूँ, ये तो सिमिलैरिटी हो गई कि फ्यूनिकल के साथ में ये फ्यूनिकल की लाइन है, ठीक है, तो इस साइड में हम लोग झुका देते हैं, इस साइड में बेटा स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये जो है 90 डिग्री एंगल बन गया, है ना, पक्का है 90 डिग्री एंगल बन गया। अभी ये तीनों में सिमिलरिटी है, सी में, डी में और ई में। अब डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, सी और डी में डिफरेंस क्या है? देखो सी में सारे एक लाइन में है, ठीक है, ये तो आपका फ्यूनिकल का लाइनिंग है 90 डिग्री में, ठीक है, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक तीनों स्ट्रेट है, कोई कर्वेचर नहीं शो कर रहा है। दैट इज अ हेमिट्रोपस फॉर यू पीपल, यस और नो? यस एवरीवन, ठीक है, नो वन शोइंग एनी कर्वेचर, बट इन दिस केस देखो यहाँ पे बेटा ये 90 डिग्री तो होता है, बट ये वाला जो है इंटेगुमेंट और न्यूसेलस इन्होंने बेटा कर्वेचर शो कर दिया, ये कर्व हुए हैं, ठीक है, ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो, ये देखो, है ना, ये ड्राइंग इज बहुत ही मुश्किल है बेटा इसमें, ये इस तरह से कर्व हो जाते हैं, ये कर्व हो जाते हैं, न्यूसेलस भी बेटा कर्वेचर शो करता है ना, इंटेगुमेंट भी कर्वेचर, बट इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं है, ठीक है, ये है फ्यूनिकल, पक्का। सो ये जो चीज है बेटा, एम्ब्रियो सैक बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। नाउ इन ई, इसमें अगर देखोगे इस डायग्राम में तो बेटा सारी ही चीजें कर्वेचर शो कर रही है, मतलब इंटेगुमेंट का कर्वेचर हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो ये इस तरह से, ये इंटेगुमेंट कर्वेचर शो कर रहा है, न्यूसेलस भी कर्वेचर शो कर रहा है, न्यूसेलस इज शोइंग कर्वेचर, इवन एम्ब्रियो सैक विद इन, ये देखो एम्ब्रियो सैक भी कर्वेचर शो कर रहा है, ठीक है, तो तीनों में 90 डिग्री टर्न जरूर है तीनों में, बट हेमीट्रोपस में ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन, इन कंपाइलोट्रोपस only body is a curve but embryo sac is straight, and now in the amphitropus all are showing curvature, body as well as the embryo sac. Is it clear? अरे समझ रहे हो ना, आसान नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सो हियर देखो हेमीट्रोपस क्या होता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अ राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, दैट्स इट, ठीक है। एग्जांपल रेनैनकुलस, ठीक है, आप में से कितने बच्चों को रेनैनकुलस ये नाम याद आता है, कहाँ पे पढ़ा है आपने? 11th स्टैंडर्ड में। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अ राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, एग्जांपल रेनैनकुलस। रेनैनकुलस क्या चीज होती है, कहाँ पे याद पढ़ा है आप लोगों ने, हैव यू हर्ड अबाउट रेनैनकुलस? रेनैनकुलस बच्चों आप लोगों को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, उसमें ना हेटेरोफाइली वाला एक एग्जांपल दिया गया है, एनवायरनमेंट के हिसाब से दो प्रकार के लीव्स होते हैं, उसमें है ना बटर कप नाम दिया है, बटर कप, यू नो बटर कप, ये जनरल नेम दिया है उसको, मैंने आपको रेनैनकुलस ये बताया था क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, हेटेरोफाइली का एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे हेमी ट्रापस जो है, ये हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो हमें देखने को मिलता है। एम्फीट्रोपस क्या है, ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रियो सैक, ईच कर्व लाइक अ हॉर्स शू, सब कुछ बेटा कर्व है, ठीक है, सब कुछ, सब में कर्वेचर देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल लेमा, पॉपी, एलिस्मा एंड देन सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस मतलब 360 डिग्री टर्न होता है, the ovule turns at a more than 360 degree angle, so the funicle becomes coiled around the ovule, example opuntia cactaceae, ठीक है। तो ये सब बेटा बहुत ही सिंपल है यार, बहुत नॉर्मल पॉइंट है, कोई ज्यादा बात है ना, ये नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इवन बेटा ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करूंगा सबको, मतलब आपको लिखने की भी वैसी उतनी जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू टू यू, ठीक है, मैं दूंगा ये आपको, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। सो चलो यहाँ पे आते हैं बच्चों एंडोथेलियम के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर वाला मुद्दा आता है, क्या है एंडोथेलियम। इन सम प्लांट्स न्यूसेलस बिकम डीजेनरेटेड, होता क्या है, न्यूसेलस ही खत्म हो जाता है, so no inner layer of integument becomes
है ना, readily elongated, polyploid, full starch and fat that develop for nutrition to the developing embryo sac. It is called as endothelium. It lies between integument and embryo sac. ठीक है, देखो यहाँ पे सीधी बात में एंडोथेलियम वाली जो है, ये वैसे भी आपको नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो कि क्या हमें जैसे अटेगमिक ओव्यूल है, वैसे ही मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ऐसा ओव्यूल पाया होता है जिसमें न्यूसेलस ही ना हो? तो आंसर इज यस। न्यूसेलस पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, जो इनर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट वो बन जाता है नरिशमेंट देने वाला टिश्यू। कौन? इनर इंटेगुमेंट। तो हम लोग बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट को एंडोथेलियम बोलना शुरू कर देते हैं। बट स्टडी सिंपल बात समझ में आया नॉर्मल वर्ड्स में, है ना? दिस इज अ नॉर्मल थिंग। देन कैरुंकल क्या है? कैरुंकल एक शब्द है। इट इज एन आउटग्रोथ ऑन वन एंड ऑफ द ओव्यूल एंड इट एक्ट्स एज ए वाटर एब्जॉर्बिंग पैड। Thus it helps in the seed germination. Example Ricinus communis. ठीक है, जो कैस्टर होता है ना, उसके आप उसके सीड को अगर देखोगे तो उसके सीड के ऊपर यहाँ पे बेटा ऐसे आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से सीड के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कैरिंकल। ये क्या है? आउटग्रोथ ऑफ वन एंड ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, और वो क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करने वाला टिश्यू बन जाता है। उसी को हम लोग कैरुंकल ऐसा शब्द यूज करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, कैस्टर में ये देखने को मिलता है। देखो इतनी बस इंफॉर्मेशन अगर आपको है तो बहुत है बच्चों। नाउ द मेन पॉइंट हियर, सारे बच्चे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे वर्ड आया बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमें प्रोसेस समझनी है। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो है एमएमसी, जो कि डिप्लॉयड होता है 2n, उससे बेटा मेगास्पोर बनना, यही प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस है। इजी, इट्स वेरी सिंपल। नाउ आपको याद रखना है कि मैंने दो प्रकार के आपको ओव्यूल बताए थे। कौन कौन से बच्चों? ये देखो यहाँ पे, एक है बेटा टेन्यूसेलेट और दूसरा है क्रेसिन्यूसेलेट। मैंने यहाँ पे कहा था कि पुअरली डेवलप्ड न्यूसेलस, और यहाँ पे बेटा वेल डेवलप्ड न्यूसेलस। क्या मतलब है इसका? चलो देख लेते हैं। ठीक है, आप भी बता सकते हो। देखो जब भी मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो पहले तो कहाँ पे वो डेवलप होगा? जहाँ पे गायनोशियम है, जहाँ कार्पेल की ओवरी है, जहाँ प्लेसेंटा है, वहां पे ओव्यूल डेवलप होना शुरू होगा। अभी इसको हम लोग लेप्टोस्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। कितने लोगों को याद है मैंने लास्ट क्लास में एंथर में पोलन चेम्बर को, माइक्रोस्पोरेंजियम के ओरिजिन जो थी उसको क्या वर्ड यूज किया था? लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा था क्या? किसी को याद है? किसी को याद है? किसी ने पढ़ा? ठीक है, देखो बेटा हम लोग उस चीज को यूज स्पोरेंजिएट कहते हैं, बराबर, सिंगल सेल से आता है, मैंने ये कहा था। नाउ अंडरस्टैंड दिस, लेप्टोस्पोरेंजिएट ये टाइप हमें देखने को मिलता है। ए डायग्राम को देखो, बी डायग्राम को देखो, सी डायग्राम को देखो, आपको दिखाई दे रहा है बेटा, है ना, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल, एक सिंगल सेल आपको दिखाया जा रहा है। फिर आता है बेटा प्राइमरी पैराइटल सेल बन गया और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हो गया। तो ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है बेटा डिवाइड हुआ और उससे दो सेल बने। उससे क्या बने? दो सेल बने। एक बन गया बेटा पैराइटल सेल और एक बन गया बेटा स्पोरोजिनस सेल। नाउ पैराइटल सेल जो होता है प्यारे बच्चों, पैराइटल सेल से, ठीक है, वो पैराइटल सेल है यहाँ पे, और नीचे जो है बेटा ये जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं स्पोरोजिनस सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनना शुरू हो जाता है। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। नाउ आपको ये नोटिस करना है बेटा कि मेगास्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होगा तो यहाँ पे लीनियर टेट्राएड बन जाएगा, लीनियर टेट्राएड बन जाएगा, एंड देन बाकी तीन डीजनरेट हो जाएंगे बेटा और एक ही रहेगा मेन, है ना, जिसको हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब समझते हैं कि वो जो पैराइटल सेल है उनका क्या हुआ, कौन बताएगा? पैराइटल सेल का क्या हो गया सर? पैराइटल सेल किधर चले गया? ये क्वेश्चन है। इसका बेटा हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल यहाँ पे वर्ड में बता देता हूँ कि पैराइटल सेल से बनता है न्यूसेलस। पैराइटल सेल से बनता है न्यूसेलस। ठीक है, पैराइटल सेल उस स्पोरेंजिया का कवरिंग बनाता है। पैराइटल सेल बेटा उसके स्पोरेंजिया जो मेगास्पोर बन रहा है उसके आजू बाजू के सेल्स बनाता है। नाउ अंडरस्टैंड, अल्टीमेटली बेटा ये बन गया आपका एम्ब्रियो सैक। उसके बाजू में बेटा थिन लेयर बनी है न्यूसेलस की, सिंगल सेल की। पैराइटल सेल से जो न्यूसेलस बना है वो बिल्कुल पतला सा लेयर बन गया। ठीक है, सिंगल सेल लेयर। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं टेन्यू न्यूसेलेट, क्योंकि न्यूसेलस बहुत कम है, एक सिंगल सेल का लेयर है, दैट्स इट। ठीक है, ये बन गया बेटा मेगास्पोर या तो एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोर। और इसके आजू बाजू में जो न्यूसेलस बन रहा है पैराइटल सेल से वो बहुत मैसिव है, भरा है बेटा बहुत सारे टिश्यू सेल से। सो इट हैज मेनी लेयर्स ऑफ द सेल्स। तो बेटा ये हो जाता है क्रेसिन्यूसेलेट। आई अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? आई अगेन आस्क यू क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, स्पोरो जो होता है, स्पोर, मेगास्पोर कौन से सेल से बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक बेटा मेमोरी मैप बनेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा हम लोगों को ये चीज है ना, एक मेमोरी मैप बनेगा। वो क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूसेलस, डायग्राम में न्यूसेलस देखो, न्यूसेलस की भी एक सिंगल सेल की लाइन है, देखो ये सिंगल सेल की लाइन है जो न्यूसेलस है। तो बेटा ये डायग्राम से ही आप जान सकते हो कि दिस इज ए टेन्यू न्यूसेलेट कंडीशन। टेन्यू न्यूसेलेट का मतलब है कि न्यूसेलस के पास एक सिंगल लेयर है। ठीक है, वो ज्यादा खुद डेवलप नहीं हुआ, ये कंडीशन उसकी होती है। अगर आपको पूछा जाए तो ही आपको बेटा मालूम होना चाहिए, अदरवाइज एनसीईआरटी ये सब बातें बिल्कुल नहीं बोलती है ना। मैं आपको नॉर्मल वे में इसको बता देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ देखूं तो पहले आता है आर्चिस्पोरियल सेल डायरेक्टली। हाँ देखो, ये आप बना सकते हो आर्चिस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड होगा तो उससे दो सेल बनेंगे। कौन कौन से बनते हैं? एक बनता है बेटा पैराइटल सेल और दूसरा बनता है स्पोरोजिनस सेल। दो सेल बनते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा है, मुझे माफ करना, थोड़ी इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बट अगर क्वेश्चन आया तो आंसर आना चाहिए, इसीलिए। अभी पैराइटल सेल से बन सकता है बेटा, ठीक है, देखो सिंगल लेयर न्यूसेलस या तो बेटा मल्टी लेयर न्यूसेलस। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल से बनेगा एमएमसी, एमएमसी से बनेगा बेटा मेगास्पोर, मेगास्पोर से बनेगा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये तो स्पोरोजिनस सेल की जर्नी हो गई। स्पोरोजिनस सेल से बनेगा एमएमसी, एमएमसी से बनेगा मेगास्पोर, मेगास्पोर से बनेगा एम्ब्रियो सैक। बट पैराइटल सेल से बेटा सिंगल लेयर न्यूसेलस बन सकता है या मल्टी लेयर न्यूसेलस बनता है। नाउ प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब सिंगल लेयर न्यूसेलस बनेगा तो टेन्यू न्यूसेलेट कंडीशन है। मल्टी लेयर्ड न्यूसेलस बनेगा तो बेटा क्रैसी न्यूसेलेट कंडीशन है। कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर है? ये मैप बना लो, आपके पास होना चाहिए। इसके नीचे लिखना टेन्यू न्यूसेलेट, इसके नीचे लिखना बेटा क्रैसी न्यूसेलेट। ये जो वर्ड ऊपर लिखा हुआ है वही सेम। ठीक है, उसका बेटा मैंने छोटा सा ट्री डायग्राम बना दिया, बेस्ट है। क्लियर है? ठीक है, बहुत नॉर्मल सा पॉइंट, बहुत ही नॉर्मल है बेटा। इज इट क्लियर एवरीवन? बना लिया है क्या? यस। डन। सो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल पॉइंट है, एनी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस toward the micropylar end is differentiated from other cells.
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द आर्चिस्पोरियम। तो जिस सेल से न्यूसेलस बन रहा था, ठीक है, वो आर्चिस्पोरियम है। इन एंजियोस्पर्म्स, आर्चिस्पोरियम इज अ सिंगल सेल्ड हाइपोडर्मल इन ओरिजिन बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, है ना, वो एक सिंगल सेल बनता है। इन क्रेस्यून्यूसेलेट ओव्यूल इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस, है ना, पैराइटल सेल्स एंड द स्पोरोजिनस सेल्स, है ना। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड्स meiotically to form megaspore tetrad, but in tenuinucellate ovule this cell directly function as a megaspore mother cell, ठीक है। नाउ ये जो सिंपल टर्मिनोलॉजी है इसमें, क्योंकि देखो हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि वो एक साथ बनते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनाया है, ये जो ट्री डायग्राम बनाया है और यहाँ जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता। आपको क्लियर करता हूं मैं, ठीक है। देखो दोनों चीजें एक साथ एक्चुअली मैच नहीं करती, बट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली डेवलप होती है। जब भी ओवरी डेवलप होगी, ओव्यूल डेवलप होगा, तो उसमें न्यूसेलस और बेटा दोनों चीजें डेवलप होती है। तो जिसमें पैराइटल सेल की लेयर नहीं बनती, न्यूसेलस की सिंगल लेयर बन जाती है और बेटा मेगास्पोर बनता है, वो टेन्यू न्यूसेलेट कंडीशन है, या सिंगल सेल लेयर न्यूसेलस बनती है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी टेक्स्ट जो है डिफर करते हैं। राइट नाउ आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ से आया, ठीक है। एग्जामिनेशन में, नीट में आपको ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। आर्चिस्पोरियल सेल से स्पोरोजिनस सेल बनता है, फिर एमएमसी आएगा, एमएमसी से बेटा मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर से एम्ब्रियोसाइट बनेगा। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, एवरीवन इज क्लियर? पक्का है? ठीक है। सो हियर एम्ब्रियो सैक जो है फीमेल, तो हम लोग यहाँ प्यारे बच्चों थोड़ा भी, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान दे। ओके ओके, देखो बच्चों यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये है, इसको बहुत अच्छे से समझना, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें जो न्यूक्लियस है वो है डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड है। अब होगा क्या कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस करना शुरू करेगा। हम लोग बोलेंगे इसको मियोसिस वन। जब मियोसिस करेगा तो बेटा यहाँ पे दो सेल बनेंगे, हैप्लॉइड, ठीक है, दो सेल बन जाते हैं मियोसिस वन से। हैप्लॉइड है, ये एन है, ये भी एन है। पर ये वाला सेल मियोसिस टू को कंप्लीट करेगा। मियोसिस टू को जैसे ही कंप्लीट करेगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात होती है कि हमें ये एक सेल मिलेगा, यहाँ एक सेल मिलेगा, यहाँ एक सेल मिलेगा और ये इस तरह से, तो हमें चार सेल मिलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। इसको इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेगा स्पोर टेट्रैड, ठीक है। ये टेट्रैड लीनियर टेट्रैड है, लीनियर टेट्रैड, क्योंकि ये चारों हैप्लॉइड सेल मियोसिस से डॉटर सेल बने, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एक चीज और होती है जिसको हम समझे कि इनमें से तीन जो है बेटा ऊपर वाले हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये सारे सारे जो है देखो यहाँ चलाजा और माइक्रोपाइल, चलाजा और माइक्रोपाइल, ऐसा हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज चलाजा, दिस इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्यों नीचे रखा माइक्रोपाइल, क्योंकि हम एनाट्रोपस ओव्यूल को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए देखो माइक्रोपाइल की तरफ का हम लोगों ने चीज को रखा हुआ है। राइट नाउ मैं आपको ये कहता हूं कि द सेल, है ना, ये देखो मेगास्पोर टेट्राड है, इसमें से एक सेल बचेगा और बाकी तीन डीजेनरेट हो जाएंगे। ऑल थ्री विल बी डीजेनरेटेड। अब इसका मतलब हमको समझना है। अगर मैं ये कहूं, सारे बच्चे बड़ा ध्यान से, एम्स का क्वेश्चन है बेटा, एम्स का, मैं अगर ये कहूं कि द सेल्स टूवर्ड द चलाजल एंड,
ठीक है, विल डीजेनरेट। तो ट्रू है कि फॉल्स है? या दूसरा स्टेटमेंट, द सेल्स टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड विल डीजेनरेट, ट्रू है कि फॉल्स है? ये पॉइंट हमें नोटिस करना है। ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है ना? देखो, है ना, हम लोग ये करके देखेंगे, अभी मैं फुल डायग्राम बनाऊंगा तब। मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, 3 डिजेनरेट हो गए, एक ही बचा, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा मेगास्पोर। यहाँ चला जलेंड है, यहाँ, है ना, ये है। सो दिस इज व्हाट द फंक्शनल मेगास्पोर फॉर मी। ये है बच्चों फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, इसको हम लोगों ने फंक्शनल मेगास्पोर कहा। नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे की कहानी, है ना, इसकी क्या है? ये फंक्शनल मेगास्पोर पहला माइटोसिस करेगा, तो बेटा इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, माइटोसिस 1, अगेन माइटोसिस करेगा, माइटोसिस 2, तो बेटा 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और एक माइटोसिस करेगा, इसको बोले माइटोसिस 3, तो यहाँ पे बन जाएंगे बेटा 8 न्यूक्लियस। ये चलाजा है, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, राइट नाउ ये बड़ा सा हम लोग बेटा इसको अब हम लोग एम्ब्रियो सैक कहना शुरू करेंगे। वी कॉल इट एज ए एम्ब्रियो सैक। वाई? यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियस है, इसमें से जो चलाजल एंड की तरफ जो न्यूक्लियस है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और उनसे बन जाएंगे बेटा एंटीपोडल सेल। जो बेटा 3 है वो शिफ्ट हो जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इसको बोलेंगे हम लोग एग एपरेटस। ठीक है, और बीच में 2 न्यूक्लियर रह जाएंगे जिनको हम लोग पोलर न्यूक्लियर कहते हैं। सो दिस वे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलीगोनम टाइप। ये पहली बार डिस्कवर हुआ था, इसको हम लोग पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। इसे हम लोग मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। कौन समझाएगा मुझे कि इसे मैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्यों कहता हूँ? ठीक है, यहाँ पे आपका माइंड पूरी तरह से प्रेजेंट चाहिए, हाँ बिल्कुल, नहीं तो वंस यू मिस द थिंग यू विल गॉन। तो बच्चा बेटा इसको मैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्यों कहता हूँ? कौन बताएगा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में इसे क्यों कहता हूँ? व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए मोनोस? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है ना, पॉलीगोनम टाइप जो एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या है? तो पॉलीगोनम जो है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है। क्यों है? देखो एमएमसी एक एनस था, उससे बेटा 4 मेगास्पोर बने टेट्राड में, बट चारों में से सिर्फ 3 डीजनरेट हो गए और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा। और इस एक फंक्शनल मेगास्पोर से ही, सिंगल मेगास्पोर से बेटा हमें एम्ब्रियो सैक बनते हुए दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा सबको क्लियर है इसे मोनोस्पोरिक क्यों कहते हैं? अब इसमें क्या चीज हमें देखने को मिल रही है, देख लो। यहाँ पे बेटा 7 सेल है, 8 न्यूक्लियाई है, इसमें 7 सेल है, 8 न्यूक्लियाई कंडीशन है। नाउ आई विल आस्क हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड? ठीक है, हाउ मेनी डिविजन्स? तो आंसर है 4 डिविजन्स। कैसे बाइफरकेट करोगे 4 डिवीजन को? 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस लगे, करेक्ट है? ठीक है, सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू द मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो। पॉलीगोनम नाम का प्लांट है बच्चों, जिसमें पहली बार डिस्कवर हुआ था, इसीलिए उसको पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट में लिखा है। तो पॉलीगोनम प्लांट है, उसमें ये पहली बार डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसे पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। बट पॉलीगोनम टाइप का मतलब क्या है? तो मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटेड एम्ब्रियो सैक को हम लोग पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। व्हाट इज पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो? इट्स अ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो। हाउ मेनी सेल इट हैज? 7 सेल। हाउ मेनी न्यूक्लियस इट हैज? 8 न्यूक्लियाई। ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यार, समझ रहे हो ना? ये बहुत आसान है यार, इट्स इजी। यस एवरीवन।
यस, है ना। सो बाय दिस वे वी गेट, एक्चुअली वी गेट ऑल एंटायर दिस एम्ब्रियो सैक, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल है, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड है, 2 बेटा पोलर न्यूक्लियाई है। नाउ इसके अलावा, अब ये तो मोनोस्पोरिक वाली कहानी मैंने बताई, अब मैं बताता हूँ कोई दूसरे भी प्लांट है जिनमें बायस्पोरिक एम्ब्रियो बनता है। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इट मींस, बायस्पोरिक एम्ब्रियो का क्या मतलब है, एम्ब्रियो सैक का क्या मतलब है। चलो यहाँ पे हम लोग कहानी शुरू करते हैं, फिर से वही बेटा, वंस अगेन ना, देख लो प्यारे बच्चों, ये है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। कैसा है ये, डिप्लॉयड है। ये क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा। ओके, मियोसिस 1, ठीक है, ये मियोसिस 1 कर देता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये है ना, मियोसिस 1 करेगा तो हमें 2 सेल मिलेंगे, ठीक है, ये वाला और ये हैप्लॉइड हो जाएगा, ये हैप्लॉइड हो जाएगा। देखो आपको तो पता है मियोसिस आपने पढ़ा है ना, मियोसिस 2 स्टेज होती है। अब क्या होता है, इसको बड़ा ध्यान से देखना, मियोसिस 2 होगा बेटा, और जब मियोसिस 2 होता है तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, ये देखो, और ये देखो सेल डिवाइड नहीं हुआ, बस न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। मियोसिस 2 में सेल डिवाइड नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पे बेटा हम लोगों को 4 न्यूक्लियस मिले हैं, चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो बेटा यहाँ पे एक डिजेनरेट हो जाता है, एक रह जाता है, एक रह जाता है जिसमें ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है। ऑलरेडी कितने न्यूक्लियस है बेटा, 2 न्यूक्लियस है, अलग ही नहीं हुए ना वो। अल्टीमेटली ये हमारा मेगास्पोर है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 2 मेगास्पोर है जो एक दूसरे से डिटैच ही नहीं हुए, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, एंड सो दैट यहाँ से शुरुआत अगर हम लोग करते हैं तो बेटा ये पहले से ही 2 न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे एक माइटोसिस होगा, माइटोसिस हो गया। एक माइटोसिस जैसे ही होता है बेटा तो 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी, तो बेटा 4 बन जाएंगे। अगेन सेकेंड माइटोसिस हुआ, बेटा देखो 8 न्यूक्लियस बन गए। अगेन यू विल गेट दिस वन, ये देखो आपको मिल गया यहाँ पे सिंपली, ठीक है, 3 एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियाई, एक एपेरेटस, आपको एम्ब्रियो सैक मिल गया। बट बेटा ये एक ही स्पोर से बना नहीं है, इसीलिए बेटा इसको मैं बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहता हूं। सो दिस इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ मेनी डिवीजन, टू प्रोड्यूस द बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बताओ कितने डिवीजन लगेंगे। द आंसर इज 3 डिवीजन। और क्या बाइफर्केशन है बेटो, क्या बाइफर्केशन है, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। एवरीवन क्लियर है। देखो बेटा इजी है रे, ये बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बायस्पोरिक क्योंकि, है ना, मेगास्पोर जो थे वो 2 डिजेनरेट हो गए, ये वाला डिजेनरेट हो गया इधर वाला, और ये रह गए, और पहले से ही बेटा सेपरेट हुए ही नहीं थे, तो भाई वैसे ही यूज हो गया, है ना। 8 न्यूक्लियाई तो आने ही आने हैं आग के, बट उसकी शुरुआत उन्होंने बड़ी क्लेवरली साइटोकाइनेसिस के बिना कर दिया, है ना। सेकंड मियोसिस बिना साइटोकाइनेसिस के हो गया, एंड सो दैट वी गॉट ए बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। कितने लोगों को क्लियर है, बहुत सीधा कंसेप्ट है बेटा। नाउ आपको सबको मैं बेटा एक बढ़िया सिंपल चैलेंज देता हूं, इफ आई यूज अ वर्ड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, हाउ मेनी डिवीजन इट मस्ट रिक्वायर, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ओके, लेट्स डू इट, चलो करके देख लेते हैं। होता क्या है इसमें, ये देखो बच्चों, यहां से शुरुआत करते हैं। ये देखो ये है एमएमसी, द मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, इसने मियोसिस 1 करके दिखाया हमको,
मियोसिस 1। अब इसका मियोसिस 1 बेटा यहां से गड़बड़ है, बिना साइटोकाइनेसिस के हो जाता है, देख लो 2 न्यूक्लियस हमें पहले ही मिल रहे हैं। नाउ इसके दोनों न्यूक्लियस बेटा मियोसिस 2 को भी कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें मिलता है बच्चों 1 2 3 4। अल्टीमेटली जैसे मियोसिस 2 खत्म हुआ तो हमें 4 सेल कंडीशन, 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऐसे ही मिल गई यार। कितने लोगों को समझ में आया? क्योंकि साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं है, ना पहले मियोसिस में ना दूसरे मियोसिस में। देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, ओनली न्यूक्लियस है ना डिवाइड हुए हैं। तो एक्चुअली है ना यहाँ पे बेटा नो डिजेनरेशन ऑफ मेगास्पोर, कोई डिजेनरेशन होगा ही नहीं, कोई भी नहीं है ना। देखो सेपरेट ही नहीं हुए यार मेगास्पोर, पर 4 तो है यहाँ पे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर एक साथ प्रेजेंट है। अब क्या बेटा इनके पास चैलेंज कुछ नहीं, सिंपल है 1 2 3 4। 1 माइटोसिस, एक बार माइटोसिस करेंगे तो बेटा 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन आ जाएगी। बस इनको अरेंज कर दो, एम्ब्रियो सैक बन गया। इधर बेटा 3 एंटीपोडल, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई, और ये रहा बेटा एक apparatus। You got this embryo sac. Oh my god. But how many division? कितने डिवीजन है बच्चों? नाउ यहाँ पे बड़ा ही सिंपल आंसर है बेटा, हाउ मेनी डिवीजन? द आंसर इज 2। How you separate that? Okay, 1 meiosis and 1 mitosis। तो इस एम्ब्रियो सैक को मैं टेट्रास्पोरिक बोलता हूँ, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो बेटा मोस्टली प्लांट्स में बायोस्पोरिक नहीं तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जो कि हमने सबसे पहली कंडीशन देखी। बट ऐसे भी प्लांट है जिनमें बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है या तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है। नंबर ऑफ डिवीजन जो है उनको कम लगेंगे। एवरीवन क्लियर? मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आता है क्या? मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आता है ना? तो जब भी एक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बनेगा तो हमें बेटा 4 डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 meiosis and 3 mitotic divisions। Everyone is clear? समझ गए ना? पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोग यहाँ से बाहर निकलते बच्चों, तो यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। देखो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमिटोफाइट या मेगा गेमिटोफाइट जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो पी माहेश्वरी नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, माहेश्वरी इंडियन। ही क्लासिफाइड है ना दीज मेगा गैमेटोफाइट्स इनटू 3 वेज। एक को हम लोग मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एक को हम बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और एक को हम लोग टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और मेरे को तो लगता है यहाँ जो क्लास में है सबको पता है अभी डिफरेंस क्या है तीनों में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली, देखो हम लोग कलर चेंज करते हैं, ओनली 1 मेगास्पोर न्यूक्लियस फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक, बराबर है। अच्छे से देखा, 1 मेगास्पोर न्यूक्लियस से ही बेटा एम्ब्रियो सैक बनता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप या तो ओइनोथेरा टाइप, ये दो अलग अलग है, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा, ये ओएनोथेरा अलग है। हाँ, ओएनोथेरा में क्या होता है ना प्यारे बच्चों, ओएनोथेरा में क्या होता है कि 4 ही न्यूक्लियस बन जाते हैं आखिरी में, है ना, 8 वाली कंडीशन नहीं आती। यहाँ पे 8 न्यूक्लियस आते हैं, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस आते हैं, ये वाली कंडीशन है पॉलीगोनम और ओएनोथेरा में। तो उतना डिटेल में डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, 2 मेगास्पोर्स, देखो यहाँ पे लिख रहा है 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एग्जांपल एलियम, एलियम आप जानते हो प्याज, ठीक है, या तो एंडीमायोन, ये कुछ एग्जांपल्स है।
Then tetrasporic embryo sac, all 4 megaspore nuclei take part in the development of the embryo sac. आपने नोटिस किया होगा तो all 4 megaspore सेल नहीं बोल रहा, वो बोलता है all 4 megaspore nuclei, क्योंकि न्यूक्लियस बनते हैं 4, सेल तो बनते ही नहीं, साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं. यस और नो? So all 4 megaspore nuclei take part in the development of the embryo sac. For example, now there are some, देखो, Adoxa, Plumbago, plum plant, Drusa, Fritillaria, you know, and Peperomia. All these are the examples. You don't have to remember. Just know the concept. बेटा कंसेप्ट क्या है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या है और कितने नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए, ये बेटा मैंने आपको क्लियर कर दिया है. बस मैं आपसे अभी ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ प्यारे बच्चों कि ये जो है ना, ये डायग्राम आप लोग बना लो. ये जो अभी मैंने बताया ना, ये वाला, चलो मैं दिखा देता हूँ बच्चों. मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप ये डायग्राम्स बना लो. आपको टाइम लगेगा तो देख लो. ये है मोनोस्पोरिक वाला, है ना, ये डायग्राम आप बना लो. दैट आई वांट. एंड इफ यू डोंट वांट, इट्स ओके. अगर आप नहीं चाहते तो भी ओके है. क्या है, कौन सा मैसेज आ रहा है? आप ड्रॉ कर रहे हो क्या? यस यस प्यारे बच्चों, हाँ या ना में जवाब दो. क्योंकि ये वाला वीडियो तो मैं आपको सबको शेयर करूंगा ही, क्योंकि आज का वीडियो आप लोग बार बार देखो, 2-3 बार देखो, जरूरी है कि अच्छे से समझो, ये सब कंसेप्ट आराम से समझो. नहीं कोई तो भी इतना पोर्शन जरूर देखना, 2-3 बार जरूर देखना कि क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना. अगर आप नहीं, मतलब घर में बैठ के ड्रॉ करना चाहते हो वीडियो देख देख के, तो इट्स ओके. मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, है ना. तो बोलो बोलो जल्दी. रिकॉर्ड तो हो रहा है, और मिल जाएगा मिल जाएगा, तो टेंशन मत ले. एनसीईआरटी पढ़ लिया क्या? चलो, अच्छा किसी को डाउट है जो अभी मैंने बताया यहाँ पे? देखो ओएनोथेरा एक अलग टाइप होता है, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट देयर इज अनदर वे, है ना. सो इफ यू डोंट हैव अ डाउट वी कैन मूव अहेड, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, है ना. सो आप आराम से इसको बेटा, जैसे ये वीडियो आपको मिलेगा तो आप आराम से बच्चों इसको ड्रॉ कर लेना, है ना. नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन है. जब भी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बनाया जाएगा, अगर उसमें 8 न्यूक्लियस होंगे तो बेटा 4 डिवीजन की जरूरत पड़ेगी. 1 मियोसिस, 3 माइटोसिस. जब बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बनेगा तो उसको 3 डिवीजन की जरूरत पड़ेगी. 1 मियोसिस, 2 माइटोसिस, अगर 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलनी है तो. और प्यारे बच्चों, अगर बच्चों हम लोग टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक बनाते हैं तो उसमें डेफिनेटली बेटा 2 ही डिवीजन लगेंगे, 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस. ठीक है. that's a very simple thing that we can understand. ओके. देखो ओएनोथेरा जो टाइप होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम में ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये ना 4 सेल बन गया, ये चार न्यूक्लियस वाली चीज आ गई. यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगी कहानी, इसी से बेटा एम्ब्रियो सैक बनेगा. इसमें एम्ब्रियो सैक बन जाता है. यहाँ पे बेटा एक सेल होगा, ये सिनर्जिड होंगे, और यहाँ एक पोलर न्यूक्लियाई बन जाता है, दैट्स इट. ठीक है. तो इस तरह से बेटा वो एक 4 सेल्ड एम्ब्रियो सैक बनता है. तो इसको एनोथेरा टाइप वगैरह बोलते हैं, बट नो नीड ऑफ गोइंग इनटू दैट मच डिटेल. ठीक है, दैट्स इनसफिशिएंट. ओके, सॉरी. ओके, तो भाई प्यारे बच्चों, है ना, पॉइंट बिल्कुल सिंपल है ना. यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम 1 मेगास्पोर nucleus is known as mega gametogenesis. The normal type of embryo sac development studied in the polygonum by the scientist. ये नाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने डिस्कवर किया था, तो आंसर है स्ट्रासबर्गर.
ठीक है, बर्गर खाया और फिर उसने ये है ना डिस्कवर किया. सो दिस एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम वन मेगास्पोर, इट डेवलप्स फ्रॉम चलाजल मेगास्पोर. अब मैंने ये आपको क्वेश्चन पूछा था बच्चों, आपको याद है ना, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्या किया, ऐसे टेट्राएड बना दिया. ठीक है, ये एक मेगास्पोर है, ये एक मेगास्पोर है, ये एक है, ये मैंने बोला ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है. मैंने क्वेश्चन पूछा आपको कि बताओ कि कौन से साइड का मेगास्पोर रह जाएगा और बाकी कौन से साइड के डीजनरेट हो जाएंगे. तो यहाँ पे याद रखना, ये देखो माइक्रोपाइल से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है. तो बेटा जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं ना ये डीजनरेट होते हैं, और जो चलाजल एंड की तरफ होता है वही रह जाता है. अंडरस्टैंड दिस. ये क्वेश्चन एक्चुअली सीईटी में, एमएससीईटी में पूछा गया था कि कौन से साइड का मेगास्पोर जो है टेट्राएड में से रिमेन रहेगा, बच जाएगा, बाकी तीन डीजनरेट हो जाएंगे. तो आंसर इज माइक्रोपाइलर एंड के जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, और जो चलाजल एंड पे है वो है ना फंक्शनल मेगास्पोर बनता है. सो दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल. फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल, तो जो चलाजल मेगास्पोर है वही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है. इज इट क्लियर? चलाजल है ना. नाउ देखो, न्यूक्लियस of functional megaspore divides by 3 mitotic divisions to form 8 nuclei, and this embryo sac is called as a 7-celled and 8 nucleated. Easy है ना. अभी स्ट्रक्चर कैसा है, 3 cells at chalazal end, antipodals or vegetative cells of female gametophyte. 3 cells at the micropylar end form the egg apparatus, and 1 egg cell होता है और 2 synergids होते हैं. ठीक है, या तो जिनको कोऑपरेटिव सेल कहते हैं. ईच सिनर्जिड हैज अ फिलिफॉर्म apparatus. अब ये पॉइंट मैं आपको शेयर करूंगा. एंड दैट secretes some chemical substances for the attracting pollen tube toward the micropyle. Now this point I will explain to you. ठीक है, जो बीच में दो न्यूक्लियस होते हैं in the center are called as the polar nuclei, which are fused to form the diploid secondary nucleus. ठीक है, and right now I will explain everything, each and everything in very detail on the again pen and paper method. ठीक है, तो बेटा थोड़ा ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे. अब हम लोग यहाँ आते हैं, देखना सारे बच्चों को नोटिस करना है. यहाँ पे देखो, हम एक एनाट्रोपस ओव्यूल बना लेते हैं. छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं. ओके ठीक है, ये भी छोटा है बट ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे यार, क्या है? ये रहा, तो ये रहा, ठीक है. ओके, न्यूसेलस है. ओके, बन गया. ठीक है. ओ गड़बड़ हो गई, थोड़ा रुको रुको. हाँ अब सही रहेगा. ओके, सो नाउ दिस इज, यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लेते हैं. देखो ये वाला पोर्शन जो मैंने बताया, इसको मैंने कलर करता हूँ अलग से. ये वाला जो पोर्शन है, जो ग्रीन वाला ना अटैचमेंट, यहाँ पे होगा बेटा. बोलो रे क्या होगा रे? रैफ है. यस और नो? रैफ है. यस. ओके, ये जो टिश्यू है ये है बच्चों न्यूसेलस. ठीक है, नाउ सी द डायग्राम वन बाय वन, बहुत अच्छे से देखो. देखो यहाँ पे सेल बना ये ग्रीन कलर का, ये सेल है बेटो मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड है. अच्छे से नोटिस करना कि मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ है. ये चलाजल एंड है, ये चलाजा है. ठीक है, अब मैं बहुत ही एक ट्रिकी स्टेटमेंट बोलूंगा थोड़ी देर बाद में, आप सुनना बराबर से. ठीक है, देखो ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है. ओके, तो ये मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसने क्या किया, मियोसिस किया. तो जैसे मियोसिस करेगा तो ये डायग्राम थोड़ी बदल जाएगी बच्चों, है ना. दिस डायग्राम विल चेंज. करेक्ट है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. देखो ये एक मेगास्पोर, दूसरा मेगास्पोर, तीसरा मेगास्पोर, चौथा मेगास्पोर. मतलब अब यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये चीज आ गई बच्चों, ये यहाँ पे आ गया लीनियर, लीनियर टेट्राड. ठीक है, ऑफ मेगास्पोर.
ये सेकेंड स्टेज है, न्यूसेलस के अंदर ही कहानी हुई। ठीक है, मिल गया हमको। नाउ आपको सबको मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ, कौन से 3 सेल डिजेनरेट होंगे, है ना? अब ये आपको पता है, द मेगास्पोर्स विच आर टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड विल डिजेनरेट। अरे समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे बच्चों ये पिंक कलर लेता हूँ, ये डिजेनरेट होगा, ये डिजेनरेट होगा, ये डिजेनरेट होगा। जो चौथा है ये वाला, ये फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। यस और नो? है ना? आर यू क्लियर? है ना? देखो स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, द मेगास्पोर विच इज टूवर्ड द चलाजल एंड, है ना, विल रिमेन एज ए फंक्शनल मेगास्पोर। इज इट क्लियर एवरीवन? क्योंकि ये चलाजल एंड है इधर, चलाजल एंड इधर है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। पक्का? ठीक है ना? अभी थोड़ा ध्यान से, हाँ अभी देखो नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम इसके अंदर ही करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम ये हो गया खत्म। यहाँ पे क्या रहेगा अभी? मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। कैसा दिखेगा बेटा? देख लो, ये है बच्चों फंक्शनल मेगास्पोर, बड़ा हो गया यार ये फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो 3 थे डिजनरेट हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, ये है बेटा फंक्शनल मेगास्पोर। देखो ट्रिकी स्टेटमेंट देखो, द मेगास्पोर इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। समझ में आया क्या? ये स्टेटमेंट सबने सुना बच्चों? अरे एम्स का है, ये एम्स का है। देखो मेगास्पोर कहाँ होता है? मेगास्पोर इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। अरे सर अभी तो आपने बोला कि वो बचता है जो चलाजल एंड की तरफ है, बिल्कुल सही था। अब आप बोल रहे हो सर मेगास्पोर हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, बिल्कुल सही है। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या कहा? अरे आर यू क्लियर और आर यू कंफ्यूज्ड? दोनों ही चीजें हो सकती है। सी द नंबर 1 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो अगर मैं एम्ब्रियो मेगास्पोर को यहाँ ड्रॉ करता इस साइड में, तो बेटा मैं बोलता कि मेगास्पोर इज टुवर्ड द चलाजल एंड, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड। नो, वो चलाजल एंड की तरफ नहीं होता, वो तो ऑलवेज बेटा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। यस और नो? तो बेटा स्टेटमेंट क्लियर कर लेते हैं। मेगास्पोर हमेशा न्यूसेलस के एंड को देखोगे तो ये न्यूसेलस के साइड में, चलाजल एंड की तरफ वो कभी नहीं होता, क्योंकि मेगास्पोर टेट्राड पूरा का पूरा हमेशा माइक्रोपाइल के पास में बनता है, हमेशा माइक्रोपाइल के पास में बनता है। बट जब 4 होंगे ना, ये एक ये अगर जब 4 होंगे, देखो अगर मैं 4 को बनाता हूँ तो ठीक है, मेगास्पोर टेट्राडी बेटा इस साइड में है, इट इज प्रेजेंट टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। बट मैं आपको पूछूंगा कि इन चारों में से कौन बचेगा बताओ, तो आप बोलोगे सर जो चलाजल एंड की तरफ है ना वो बचेगा। अरे कितने लोगों को समझ में आया? 4 में से अगर मैं पूछता हूँ कि कौन बचेगा, सर वो जो चलाजल एंड की तरफ है ना, बट वो चलाजल एंड की तरफ है मतलब एज कंपेयर टू अदर 3, ये 3 जो है ये माइक्रोपाइल की तरफ है ना, दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट। बट पूरा एंटायर टेट्राड मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक जो भी बनेगा वो हमेशा बेटा माइक्रोपाइल की तरफ होता है। ये एम्स का क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से समझो। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरे सर बोले ऐसा कैसा है? अरे ऐसा ही है भाई, है ना? डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी सिंपल। दोनों स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैडिक्ट बिल्कुल नहीं करते, दोनों एकदम सही है। ठीक है, द megaspore which is toward the chalazal end becomes functional megaspore, and the 3 which are toward the micropial end will degenerate। ठीक है, बट समझने वाली बात है कि एंटायर मेगास्पोर टेट्राड इज टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। कोई भी, हाँ तो देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ एक पॉइंट नोटिस करना आप लोग कि जो मेगास्पोर टेट्राड बनता है वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्लांट में लीनियर ही है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोला कि ये टी शेप्ड होता है, टेट्राहेड्रल होता है, जैसे मैंने पोलन ग्रेन्स में बताते समय बोला था, उसमें टेट्राहेड्रल होता है, टी शेप्ड होता है ना, क्यूबॉइडल होता है, ये सब मैंने पोलन ग्रेन के वक्त बोला था।
यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं हमेशा लीनियर ही यूज कर रहा हूँ ना वर्ड। आर यू श्योर? और ये लीनियर होगा तो लीनियर के केसेस में डेफिनेटली जो चलाजल एंड है, मतलब जो लास्ट वन है, माइक्रोपाइल से चौथा, माइक्रोपाइलर एंड से चौथा जो होगा, फोर्थ वन, दैट विल बिकम अ फंक्शनल, बट द एंटायर स्ट्रक्चर विल ऑलवेज रिमेन टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। तो बच्चों, आफ्टर ऑल थोड़ी देर बाद में यहाँ बेटा जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, उसमें पहला माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर बेटा दूसरा माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और तीसरा माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। सो ये 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको मेगास्पोर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एट न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। नाउ ऑलवेज कंसिडर, ये बेटा उसका चलाजल एंड है, ये उसका माइक्रोपाइलर एंड है, क्योंकि हम एनाट्रोपोस ओव्यूल देख रहे हैं। मैंने इसको बाहर निकाला बेटा, ठीक है, इसको मैंने कहा एम्ब्रियो सैक, ये उसका माइक्रोपाइल साइड है, ये चलाजा साइड है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस है, 4 न्यूक्लियस है। व्हाट विल हैपन? द नेक्स्ट डायग्राम इज लाइक दिस, अंडरस्टैंड, एक वन बाय स्टेप, वन बाय वन। अब ये 1 2 3 ये बेटा इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इन पे साइटोकाइनेसिस होगा, तो ये बन गए बेटा 3 एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये 1 2 3 ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, एक सेल, और ये बन जाते हैं 2 सिनर्जीड, इसका बन गया बेटा, ठीक है, ये है सिनर्जीड और ये है एक सेल, तो बन जाएगा बेटा एक एपरेटस। ठीक है, बीच में 2 जो न्यूक्लियस है वो बीच में ही रह जाते हैं, इनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, क्योंकि ये है सिर्फ न्यूक्लियस, इनका सेल नहीं बनता। ये न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ही रहेंगे। ये पॉइंट नोटिस करो, एंटीपोडल सेल है, एग सेल है, सिनर्जिड सेल है, बट पोलर न्यूक्लियाई है। क्लियर है क्या? ये तो सिंपल है ना? अरे सबका सब सेल बना क्या? नहीं बना। सर एक और सेल बताओ ना, ये तो 3 सेल हो गए, एक एपरेटस में 3 सेल हो गए, तो 7 सेल कंडीशन क्या है? तो ये वाला जो सेल है, मेन सेल, ये वाला मेगास्पोर, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। अंडरस्टैंड दिस। कौन से सेल है बताओ? एम्ब्रियो सैक में कौन कौन से सेल होते हैं? एंटीपोडल होते हैं 3, एक सेल होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, और एक कौन होता है? एक सेंट्रल सेल, जिसको हम लोग मदर सेल कहते हैं। दिस इज अ मदर सेल। अब मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, प्यारे बच्चों सब लोग सुनो। द वॉल ऑफ द embryo sac is the wall of the central cell. जिप मार का है, जिप मार क्वेश्चन। देखो, वॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज द वॉल ऑफ द सेंट्रल सेल। समझ में आया? अरे यही एम्ब्रियो सैक है ना रे बाबा, और यही बन गया सेंट्रल सेल। मेन सेल तो वही है जिसके अंदर बेटा है ना डिवीजन हो करके एक सेल सिनर्जिड और सारा नाटक हुआ। एवरीवन इज क्लियर? तो यही कंडीशन रहेगी क्या? नहीं। देखो, जैसे ही है ना फर्टिलाइजेशन होना होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होना होता है, देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है, तो चलाजल एंड की तरफ के जो एंटीपोडल है वो वैसे के वैसे रहते हैं। यहाँ एग सेल वैसा ही रहेगा, यहाँ सिनर्जिड भी वैसे ही रहेंगे, बट ये दोनों न्यूक्लियस जो है बेटा, पोलर न्यूक्लिया जो कि हैप्लॉइड है, ये एन है ये एन है, बोथ विल फ्यूज विथ ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन n+n हो जाएगा बेटा, 2n हो जाएगा इधर। जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे एन एन अलग थे ना, दोनों एक दूसरे के से फ्यूज हो जाते हैं, है ना, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। कितने लोगों को क्लियर हो गया?
तो मैं आपसे पूछता हूं कि एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होंगे हैप्लॉइड? हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर इन द embryo sac? Answer is always 8 nucleus, haploid nucleus. But if I will ask you, how many are the diploid nucleus just before fertilization, 2n condition? तो आंसर इज 1. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? बिकॉज जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन the polar nuclei will fuse with each other and form a secondary nucleus. पक्का समझ में आया? अरे क्लियर है ना, बहुत आसान है. अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो है ना, ये सेल है, ये सिनर्जिड है, ये देखो सिनर्जिड, ठीक है. इस सिनर्जिड को मैं बाहर निकालता हूँ, तो उसको एनलार्ज करता हूँ, ठीक है, एनलार्ज करता हूँ, तो ये सेल मुझे ऐसा दिखाई देता है. ये उसका प्राइमरी सेल वॉल है, और इसका जो सामने वाला सेल वॉल पोर्शन है ना, ये ऐसा है. देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें दिखाई देते हैं, आपको दिख रहे हैं? ठीक है. इनको हम लोग बोलते बेटा फिलीफॉर्म एपैरेटस. So this is called as what? The filiform apparatus. उसका न्यूक्लियस है. This is a nucleus. ठीक है. और कौन सा सेल है ये? इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सिनर्जिड. नाउ ऑब्वियसली बेटा, ये अगर इसको देख रहे हो तो आपको ये समझ में आता है कि यार सरफेस एरिया बढ़ाया, सरफेस एरिया बढ़ाया ना, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाले तो सरफेस एरिया बढ़ाया. अब सब लोग बड़ा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बढ़िया पॉइंट आपको बताने वाला हूँ. क्या है देखो, हाँ ये है आपका सिनर्जिड. हाँ ये देखो सिनर्जिड, ये न्यूक्लियस है ना. ये देखो ये उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ओ हो ये देखो, हाँ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. यहाँ से आया बेटा पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब आया, 2 मेल गमिट लेकर आया, बोले मैं आ गया, अच्छा बात है. ठीक है. देखो पोलन ट्यूब में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है. ठीक है. सिनर्जिड है ना, इज अ टर्जिड. देखो आपको समझ में आया, सिनर्जिड इट्स अ टर्जिड बिकॉज इट हैज टू मच वाटर कंटेंट, बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट. अब ये ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज करेगा कि पोलन ट्यूब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आ जाएगा. ओ तू है क्या? मतलब हाँ मैं हूँ, सिनर्जिड आओ. नाउ व्हाट हैपेंस? जैसे ही बेटा थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बेटा इसका डेंस साइटोप्लाज्म है, और ये बेटा टर्जिड सेल है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है. ठीक है. व्हाट हैपेंस? वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, है ना, टर्जिड सेल टू फ्लैसिड सेल. बराबर है ना, है कि नहीं बेटा? है ना. तो ऑस्मोसिस होगा, इतने तेजी से ऑस्मोसिस होगा. ये जो पतला सा जो है ना, ये जो ट्यूब टिप होता है, इसमें इतना पानी भर जाता है कि इसकी टर्जिडिटी इतनी बढ़ जाती है, टू मच, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाटर खींचना शुरू कर देता है. ये सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि तुरंत बेटा ये पानी इधर भेजना शुरू कर देता है. वाटर का फ्लो होता है, वाटर फ्लो, वाटर फ्लो, वाटर फ्लो, इतना ज्यादा कि बेटा दिस विल रप्चर, द पोलन टिप विल रप्चर. और जैसे रप्चर हो जाता है, ये जो 2 पीछे नन्हे मुन्ने से छोटे से दबे हुए मेल गैमेट है, तुरंत निकल के भागते हैं. समझ रहे हो क्या रे? दोनों ही निकल पड़ते, 2 मेल गैमेट तुरंत निकल के भागेंगे, है ना. एक किसको मिलेगा? एक सेल के पास चला जाएगा यहाँ पे, और दूसरा बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाएगा. सही बात है ना. एक सेल की शादी है. ठीक है. तो देख लो यहाँ पे, देख लो ये मेल गैमेट है, ये एक सेल के साथ फ्यूज होगा, और दूसरा जो मेल गैमेट है बेटा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा. दैट इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. फिर से एक बार समझते हैं. फिलीफॉर्म एपैरेटस ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से वो पोलन ट्यूब का टिप जो है वो सिनर्जिड की तरफ अट्रैक्ट होता है. एंड एज इट कम इन कांटेक्ट विद द सिनर्जिड,
उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, उसमें ऐसे फिलीफॉर्म है, ठीक है। एंड देन उसमें बेटा वो टर्जिड है, बहुत ज्यादा पानी भरा पड़ा है, और इसका जो ये क्योंकि पोलन ट्यूब ग्रो होते 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 आया है धीरे 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 धीरे, तो उसमें जो है बेटा डेंस साइटोप्लाज्म है, मतलब पानी की कमी है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, ठीक है, जो टिप पोर्शन है, देखो एंटायर पोलन ट्यूब में पानी की कमी नहीं है, टर्जिडिटी की वजह से ग्रो होते आया है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि उसका टिप बिल्कुल ड्राई होता है, तो बेटा यहां से बहुत तेजी से ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। इसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बहुत होता है ज्यादा, पोलन ट्यूब का, ठीक है। सो बेटा वाटर जैसे आ जाएगा तो इट विल स्वेल अप एंड स्वेल अप, और ये सेल वॉल उतना मजबूत नहीं है, एकदम इलास्टिक पतला सेल वॉल है, तो इट विल बर्स्ट ओपन, इट कैन नॉट हैंडल दैट प्रेशर, एंड जैसे वो फूट जाएगा तो बेटा मेल गमीट सडनली रिलीज हो जाएंगे इनटू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में जाते ही एक मेल गमीट एक सेल के साथ फ्यूज होता है, और दूसरा मेल गमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। इतना क्लियर है? आसान है ना रे? आसान है कि नहीं? इजी, एकदम इजी है, सबको समझ में आया, कंसेप्ट बहुत आसान है बेटा, है ना? यस। Which cell becomes egg cell is random? No. Which nucleus becomes? See, this is important. The nucleus will relocate to their positions. ठीक है, जो न्यूक्लियस जहां पहुंच गया, अभी सेंटर में जो एडजस्ट हो गया वो एक सेल, बाजू में जो एडजस्ट हो गए उनके लोकेशन के हिसाब से वो मॉडिफाई होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। ये समझना, पोजीशन डिफरेंशिएशन में पोजीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी सेल कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, उस हिसाब से उसमें बेटा चेंजेस आना शुरू होते हैं। दिस इज अ वेरी बिग साइंस, बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, ये क्या ड्रॉ करना चाहते हो भाई? ये देखो, ये पूरा डायग्राम इधर है यार, देख लो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने सीधा सीधा ओव्यूल, उसके अंदर से एम्ब्रियो सैक निकाला, फिर क्या होता है उसके बाहर सिनर्जिड निकाला, और ये सिनर्जिड का फिलीफॉर्म एपैरेटस किस तरह से इंटरेक्ट करता है ये मैंने शो किया है डायग्रामेटिकली, ठीक है। पहले ओव्यूल बनाया भाई, है ना। अब वो एनाट्रोपस है, इसलिए हमेशा हम लोगों ने माइक्रोपाइल को नीचे के साइड में रखा, एम इज ऑन द, है ना, नीचे, और बेटा चला जा ऊपर, ठीक है। तो ये कभी भूलना मत, एग्जामिनेशन में भी पोजीशन देखना कि एम किधर लिखा है, सी किधर लिखा है, क्योंकि चलाजल एंड की तरफ एम्ब्रियो सैक नहीं होता, एम्ब्रियो सैक इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, because functional megaspore is present toward the micropylar end. Understand this. अजय, ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? जो अभी समझाया वो क्लियर है? अरे ये एंटीपोडल तो ऐसा है कि कुछ काम के ही नहीं है ना। एंटीपोडल एंटीपोडल है वो, समझ रहे हो? आपको पता है कि अगर आप ये भी क्वेश्चन पूछते हो, सर ऐसा नहीं हो सकता क्या, जैसे कि एक से ज्यादा पोलन ट्यूब आ जाए और 4-5 मेल गमीट लेके आ जाए तो क्या होगा? तो पॉसिबल है, ऐसा भी होता है। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या होगा अगर ऐसा हो तो, और क्या ये रियली पॉसिबल है कि एक से ज्यादा पोलन ट्यूब आ जाए और वो पोलन ट्यूब जो ज्यादा मेल गमीट लेके आ जाए, दोनों में पोलन ट्यूब बर्स्ट ओपन हो जाए, 4-4 मेल गमीट आ जाए तो क्या होगा? तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके एंटीपोडल सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है, मतलब एक न्यू इधर फ्यूज हो गया, है ना। मेल गमीट सिनर्जिड के साथ फ्यूज हो सकता है, मेल गमीट एंटीपोडल सेल के साथ फ्यूज हो सकता है, यूनियन किसी भी सेल के साथ हो सकता है,
ये बात को समझो। प्रायोरिटी आप एक सेल को देते हो, बट बाकी सारे सेल ही तो है, सब में वही तो न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर फ्यूजन होने दिया जाए तो बेटा हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगा, और क्या होगा। पॉइंट क्लियर है क्या? उसको हम लोग देखेंगे, है ना। इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट वही आएगा ना, जो एम्ब्रियोजेनी के टाइप आते हैं ना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। उसको बड़ा ध्यान ध्यान से समझेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे हो गया यार, ये इसको ड्रॉ करना है। क्या करे, आगे बढ़े क्या? अरे बच्चों बोलो रे, कुछ तो बोलो रे, कुछ तो, हाँ? कुछ तो इंडिकेशन दो, क्या करूं मैं? आगे बढ़े? ओके, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आगे बढ़ना है। देखो, सो मुद्दा ये है, यहाँ पे हम आते हैं। मैंने ये कहा कि ये सब कुछ होगा, ठीक है। ये सब मैंने बताया, टू न्यूक्लियाई इन द सेंटर आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई which are fused to form the diploid secondary nucleus just before fertilization। ये पढ़ा अभी हम लोगों ने, बराबर है, पढ़ा ना अभी, ठीक है। अब उसके बाद में प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये अब डायग्राम दिया गया है। ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है यार, है ना। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, चलो देख लेते क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, देखो ये है, तो ये है बच्चों यहाँ पे। ओके, है ना। ओके, ये बच्चों यहाँ जो डायग्राम दिया गया है, ये देखो, ये माइक्रोपाइलर एंड वाला है, ये देखो इधर, है ना। माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड हमेशा नोटिस करने वाली मुद्दा है कि क्या होगा। देखो ये न्यूसेलस है, मेगा स्पोर डायड बना, मेगा स्पोर टेट्राइड बना, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये चला जलेट है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। अभी जैसे भी आप लोग देखोगे, है ना, बी डायग्राम में देखो, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर 8 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो इसके तरफ बेटा यहाँ सिनर्जिड और एक एपरेटस बना। ये देखो सेंट्रल सेल, ये लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में लिखा है सेंट्रल सेल, बट बच्चे भूल जाते आ रहे हैं सेंट्रल सेल क्या चीज है, तो सेंट्रल सेल है। ठीक है, सी यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लिया बनेंगे और 3 एंटीपोडल सेल बन जाएंगे, दैट्स इट, सिंपल थिंग। ठीक है, देखो अभी उसको उल्टा घुमा दिया उसने, एंटीपोडल को ऊपर कर दिया, क्योंकि ये चलाजल एंड बन गया। जहां चलाजल एंड है वहां एंटीपोडल है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहाँ देखो बच्चों फिलीफॉर्म एपरेटस लिखा हुआ है सिनर्जिड के, और उनके पीछे छुपा हुआ बेटा एक सेल दिख रहा है, ये, है ना। और ये देखो पोलर न्यूक्लिया है, अगेन उन्होंने सेंट्रल सेल लिखा हुआ है, तो क्या लिखता है, पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, a dyad and a tetrad of the megaspores, 1, 2, 4 and 8 nucleate stage of the embryo sac, ये वाली चीज है। ठीक है, एंड देन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये तो टेक्स्ट बुक का है, नॉर्मल पॉइंट है बेटा, डन, इजी है ना, आसान है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो आज बेटा हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है क्या, ये मेरे को बस बताओ। यस, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल है। इसके बाद में बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब देखो, हम लोगों ने मेगा गैमेटोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ये सब पढ़ा। ठीक, हम लोग ये समझ गए कि एम्ब्रियो सैक जो होता है उसी को हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं बच्चों, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, दिस इज अ फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, दैट्स इट, डन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट पॉलिनेशन और इनडायरेक्ट पॉलिनेशन, ये दो टर्म मैंने बेसिक पहले दिन क्लियर किया था आपको, ये बात याद रखो। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, पोलन ग्रेन लिबरेट हो करके डायरेक्टली ओव्यूल में गिरते हैं, ओव्यूल में बेटा, है ना, डायरेक्ट।
इसलिए उसको हम डायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और वो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। ओव्यूल से तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता, आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन इज डिफरेंट। क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। ये देखो कितना मुश्किल कर रहा है यार ये, है ना? क्या बोल रहा है? देखो, एंथर से निकलेगा, स्टिग्मा पे गिरेगा, बट स्टिग्मा किसका हो सकता है? या तो सेम फ्लावर का, या तो उसी सेम प्लांट के ऊपर दूसरे फ्लावर का, या तो किसी दूसरे प्लांट का। बट एक ही स्पीसीज में होना चाहिए, विद इन अ सेम स्पीसीज इट शुड हैपन। ठीक है, स्पीसीज चेंज नहीं होगा। पक्का बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे सबको क्लियर है ना? सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना? एंड पॉलिनेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही पॉलिनेशन पूरा हो जाएगा, मतलब देखो, है ना, ये स्टेप वाइज है। पहली चीज होगी कि पहले स्पोर्स बनेंगे, स्पोर बनने के बाद स्पोर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद उनके गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, फिर गैमिट बनते हैं। अभी सब कुछ हो गया, अब ये गैमिट को ट्रांसफर करना है ना? दैट इज अ पॉलिनेशन। और जैसे ही बेटा पॉलिनेशन हो जाएगा, गैमिट का ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तो हमें क्या क्या अभी पढ़ना है ना? हमें पॉलिनेशन पढ़ना है, पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ने हैं, और चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, बट पॉलिनेशन में बहुत सारे पॉइंट है जिनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आप कुछ डाउट पूछना चाहते हो तो आई एम रेडी हियर। ठीक है, आई एम सिटिंग, यू कैन आस्क राइट नाउ। बोलो। कोई डाउट है? अरे आज जो पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है क्या? यस यस, आई विल सेंड दिस टू यू। ये कौन सा हाउस है भाई? कौन सा हाउस का नाम लिखा है यार तूने? नाम क्या लिखा है? ग्रीन हाउस? यहाँ सारे ऑरेंज वाली है ना, ग्रीन भी है? सेंड दिस वीडियो एंड द रिकॉर्डिंग। ग्रीन हाउस किधर किसका है भाई? अच्छा, ये भी है क्या? अच्छा, ऑरेंज ग्रीन दोनों है, बढ़िया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चल। देखो, ये इसके पहले के जो वीडियोस है वो आपको वन बाय वन मिलेंगे। ठीक है, इसके पहले के जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको वन बाय वन मिलेंगे। अगर आपने मिस किया है तो आप उससे देख सकते हो। ठीक है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्या होता है ना, वीडियोस जो है देखना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, 2 आवर्स का ये वीडियोस होता है। ठीक, तो एनसीईआरटी पढ़ो डायरेक्टली। मुझे आप जैसे क्लास शुरू होता है आप डाउट भी पूछ सकते हो,
सर ऐसा ऐसा है, ये है, तो फिर से एक्सप्लेन करो। ये चीज आप करो तो अच्छा रहता है ना। यू कैन आस्क एंड आई विल टेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ये आप बोलोगे सर वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, वो नहीं, आप मेरे को पूछो ना, मैं बताता हूँ डबल रिपीट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबका रिवीजन हो जाता है, सबका बेनिफिट होता है। यस, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे ही होता है। अभी देखो हम लोग जब डायरेक्टली पढ़ते हैं तो कहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ होता है। अगर आप मिस कर गए, आप अब्सेंट है, तो आप क्या करोगे? हाँ, है ना, क्या करोगे बताओ? व्हाट इज द वे देयर? यस, यू विल आस्क अगेन, यू विल कम एंड आस्क, सर बताओ ये, यही करोगे ना। तो ये जो होता है ना, इससे अपना भी फायदा होता है, दूसरों का भी फायदा होता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि हमें जितना चाहिए हम उतना ही पूछते हैं। मतलब हमारा टू द पॉइंट काम होता है, मतलब स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, लॉट थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने अपना व्यू रखा है, आपको क्या लगता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दूसरी बात, मैंने आपको बार बार ये बात बोली है कि देखो आप चाहे, मैं तो बहुत सारी बातें बता रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है वो होता है। मेरा एम है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास रहे, ताकि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, उसका लाइन बाय लाइन आपको समझ में आए। ये एम है, ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा डेटा बता दूं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बट मैंने उसी वक्त बोला इसका एग्जाम्पल भूल जाओ ना, कुछ नहीं होता है, मैंने ये कहा है ना, सीधा बोल रहा हूँ ना। तो ये समझो कि हाँ सर, मुझे टेट्रास्पोरिक कंसेप्ट पता है, इतने डिवीजन लगते ये पता है, और ऑब्वियसली उसके जो एग्जाम्पल्स है वो आपको याद आए, इसकी अपेक्षा आपका जो नीट वाला एग्जामिनर है वो भी नहीं करता है, क्योंकि उनको भी नहीं उतने पता रहते हैं ना। ठीक है, देखो टैक्सोनॉमी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। हम लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज हमने हमारे ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस को जानते हैं। जानते नहीं जानते हैं हमारी ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन क्या है? वी फॉरगेट, वी गेट कंफ्यूज्ड इन सम वर्ड्स। ये सर नो, है ना। सो अंडरस्टैंड दिस कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, वैसे ही हम लोगों को प्रिपेयर होना है। ठीक है, जैसे आप रिसर्च में जाओगे तो बेटा मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं जिनको पूरे ही प्लांट्स के नाम, उनके स्पीसीज, उनके क्लासिफिकेशन सब याद होता है, एवरीथिंग, बट उन्होंने अपनी जिंदगी बेटा उसमें डाल दी है। they devoted their life to that only one single task। आप तो यहाँ केमिस्ट्री भी हैंडल कर रहे हो, है ना, फिजिक्स भी हैंडल कर रहे हो, जूलॉजी पढ़ रहे हो, बट सब पढ़ रहे हो ना। सो ऑब्वियसली बेटा अपनी एनर्जी को डाइवर्ट, है ना, मत करो, फोकस करो। ठीक है, यही सक्सेस का अच्छा तरीका होता है यार। अब ये हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका मेमोरी पावर बहुत ही तगड़ा है, मतलब एनीथिंग दे कैन रिमेम्बर, रिकलेक्ट फ्रॉम लास्ट 5 years पढ़ा है, 6 years, ऐसे भी लोग हैं, नो डाउट। ठीक है, बट स्टिल क्या एग्जामिनर आपकी मेमोरी टेस्ट करना चाहता है? ठीक है, और अगर करना चाहता है तो वो कहाँ से करना चाहता है, कहाँ के एग्जाम्पल पूछेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये सर ना, ठीक है, अगर आपको ये पता है तो बढ़िया है। सो चलो, ये रिकॉर्डिंग हो चुका है। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।